सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज फिर एक मायूसी की खबर आई और वो थी जो हमने आज देखा कि क्रिकेट टीम का जो हाल है वो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। टीम में सर्जरी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। कौमी क्रिकेट टीम एक के बाद एक शिकस्त के रिकॉर्ड्स बनाने में मसरूफ दिखाई दे रही है। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद भी शायकीन क्रिकेट को ग्रीन शर्ट से उम्मीदें थीं कि शायद अभी कुछ बेहतरी हो जाए, मगर ना ही बड़े खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी आई, ना ही टीम को फतह नसीब हुई, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी बैटर्स बैटिंग करना ही भूल गए हैं। आज बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से जीत ली है। ये तारीख में दूसरा मौका है जब नेशनल टीम को अपनी ही सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में शिकस्त हुई है। हाल ही में हमने देखा कि इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर तारीख में पहली मर्तबा होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को वाइट वॉश किया था। सारी सिचुएशन हमारे सामने, जिसमें हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसमें पाकिस्तान की इस वक्त पॉइंट टेबल पर जो सिचुएशन है वो 8वीं पोजीशन पर पाकिस्तान खड़ा है और कंसेक्यूटिवली ये पाकिस्तान की 5वीं शिकस्त है। इससे पहले 3 मैचेस आप ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं और अब बांग्लादेश से वाइट वॉश। कितनी बड़ी मायूस कुन और कितनी बड़ी शर्मिंदगी की ये बात है। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर दानिश हमारे साथ हैं, शहजादा जुल्फ़िकार और ज़ाहिर शाह शिराजी। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं, ये सर्जन्स हम बदलें या फिर ये वाकई बड़ी सर्जरी जो करने जा रहे थे वो नाकाम हो गई है? नए नए नाम भी आए, वकार यूनुस साहब को लेकर आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक जानिब आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री भी संभाली हुई है। राना सलाना साहब ये कह रहे हैं जी कि वो फुल टाइम जॉब है, आप यहाँ क्विट कर दें या यहाँ कर दें। लेकिन ये समझ में नहीं आ रही कि या तो टीम इसकी जिम्मेदार है या सर्जन्स जिम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पूरी कौम का मुतालबा है, अपोजिशन का तो है ही है। पीटीआई ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है, खुद पीएमएलएन के कई मिनिस्टर कह चुके हैं, शायद सामने न किए, बहुत बड़ा मुतालबा है हाथ जोड़ के वजीर आज़म से। खैर, वजीर आज़म का इख्तियार तो मेरा ख्याल है शायद उनके पास इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो ये सवाल कर सकें कि तुम्हारी कारकर्दगी, मेरे होम मिनिस्टर, ये मेरे इंटीरियर मिनिस्टर साहब, वजीर दाखिला साहब और जनाब पीसीबी के चेयरमैन साहब, 2 बड़े ओहदे आपको दिए हैं। हालांकि पंजाब की वज़ीर आला निगरान में भी आपने 9 मई जैसे वाक़या कराए जो दुनिया में नहीं हुए, आप उसको रोक नहीं सके, जबकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। रियासत और हुकूमत के पास बहुत बड़ी ताकत है और आज तक क्वेश्चन मार्क है कि 9 मई का वाक़या है क्या। लोग करते हैं तो हाथ जोड़ के पूरी कौम जो है वो जनाब मोहसिन नकवी साहब से ये सवाल करती है कि प्लीज़, अगर आपको किसी ने बना भी दिया है, मेहरबानी, किसी ने एहसान कर भी दिया है और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना वजारत दाखिला का ना वजारत आपके पीसीबी का, आपने दोनों ओहदे ले लिए हैं और आपने 6 महीने में साबित कर दिया है कि आप इस ओहदे के अहल नहीं थे। और उसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान में देख लें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बलूचिस्तान का हाल देख लें, और आप धमकी देते हैं कि एक एसएचओ की मार है। बताइए, अब सवाल ये पैदा होता है, जो बलूचिस्तान जिसमें हमारे बेहतरीन फौजी शहीद हुए, एफसी शहीद हुई, रेंजर्स सब शहीद हुए, अवाम शहीद हुए, उसको कहते हैं आप एसएचओ की मार। तो आप उनका मेंटल लेवल देखें कि वो आदमी वजारत दाखिला। अब आ जाए पीसीबी में, 2001 से लेकर बांग्लादेश ने से पाकिस्तान के जो मैचेस हैं 2001 से तकरीबन 13 टेस्ट मैच हुए, 1 ड्रॉ हुआ, 12 पाकिस्तान ने जीते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है? अब क्या हो गया ऐसा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी जो है वो क्वालिफाई नहीं करता है, 6 ग्रुप से भी नहीं निकल पाता है और बदतरीन उसको शिकस्त होती है। इंग्लैंड में बदतरीन शिकस्त होती है। पुराना ले लें तो एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप इंडिया में भी बदतरीन शिकस्त होती है। और फिर आज अब देखें बांग्लादेश, जो कि ऑलरेडी 2001 से लेकर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी विक्ट्री ली है। ये टेस्ट मैच है, ये डंडा, ये T20 भी नहीं है। T20 में तो ये होता है कि मुझे खड़ा कर दें तो शाम साहब को खड़ा कर दें, जुल्फ़िकार साहब को, शिराजी साहब को या खटाना साहबा को भी, जिनको कुछ नहीं आता है फर्ज कीजिए क्रिकेट का। कैच तो पकड़ लेंगे, इतना तो सभी को आता है। दूसरा ये कि भाग के बॉल भी रोक लेंगे हम, इतना भी हमें आता है। और अगर हमारे पास हाथ में डंडा दे दें आप
और बॉल अगर मेरे बैट पे आ गई तो छक्का होगा, और अगर नहीं आई तो या तो आउट होंगे या कट लग गया तो गया। तो ये तो T20 और T10 का जो सिलसिला होता है ना, वो होता है यानी मारपीट, वो उससे आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पता चलती कि आपकी क्या, आप टेस्ट, आप जो हैं कैसे खिलाड़ी, ये टेस्ट क्रिकेटर से इससे पता चलता है। दुनिया में पाकिस्तान ने नाम किया टेस्ट क्रिकेट की बुनियाद पर। ये जो मार धाड़ मोहल्ले गली से पकड़ कर ले आते हैं आप हैं, तो ये इनकी क्या क्वालिफिकेशन, ये वो टीम है जो खत्म हो चुकी है, ये वो टीम है जो सड़ चुकी है, लेकिन फिर भी इसको चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक नाअहलियत है। जब चेयरमैन पीसीबी मेरिट पर नहीं आएगा तो फिर टीम भी मेरिट पे नहीं आएगी। जब वजारत दाखिला मेरिट पे नहीं आएगा तो फिर नीचे भी नहीं आएगा। अब तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वजीर आजम मेरिट पे है, क्योंकि वजीर आजम दुनिया में तो शोर कर रहा है मेरिट मेरिट मेरिट। और अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जनाब आपने सेक्रेटरी के लिए मेरिट की क्वालिफिकेशन मांगी है, लेकिन मुझे वजीर आजम सिर्फ ये बता दें कि पीसीबी का चेयरमैन और आपने जो वजारत दाखिला दी है वो मेरिट पे दी है। अगर मेरिट पे दी है तो पूरी कौम आपको सलूट मारती है। और अगर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मैं ये क्या करूं, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो रही है और मजीद तबाह होगी। और कोई एक आदमी ये सवाल नहीं करता है इदारे से। मैंने कई मिनिस्टर से पूछे कि भाई मुझे बताएं ये क्या है, या तो जस्टिफाई कर दें कि वो अपनी पोस्ट पे एल पे आए हैं, उनकी कारकर्दगी अच्छी है। हम क्रिकेट देखते हैं तो तबाह, हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे मुल्क में देखते हैं तो तबाह। और फिर बयानात ऐसे हैं कि मीडिया में आप आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब के मामलात को तय, आप जो हैं वो शहबाज शरीफ को लेकर मौलाना फजल रहमान के मामलात को तय करें, एक एजेंट के तौर पे बन जाए। लेकिन खुदारा इस अहम तरीन इदारे को जो पाकिस्तानी कौम का असासा है, एक ही फेवरेट स्पोर्ट थी, मोहब्बत है, उसको छोड़ दें। अगर आपको जो मोहसिन है आपका वो फिर भी कुछ नहीं कह रहा है, तो कम से कम जिसने आप पर एहसान किया है उसी की लाज रख दें और पाकिस्तानी टीम की और वज़ारत दाखिला की ये जान छोड़ें और कोई और काम कर लें, तो पूरी पाकिस्तानी कौम आपके लिए जो है वो दुआ गो होगी। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, एक तो बात आ जाती है कि हम देख रहे हैं कि क्रिकेट वाकई ही सियासत से अब पाक नहीं रही। राना सनाउल्लाह साहब, डॉक्टर साहब तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह चुके हैं कि भाई खुदारा आप एक जगह चूज़ कर लें, वहाँ पर रहे, फुल टाइम जॉब है, चाहे इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, चाहे आपकी ये चेयरमैन पीसीबी की जॉब हो। राना सनाउल्लाह का ये बयान देखते हुए अब जब गवर्नमेंट ये कह रही है तो मोहसिन नकवी साहब इस सीट पर बैठे कैसे हैं? एक तो उनकी इस पे सवाल उठता है कि उनको किसने अपॉइंट किया। दूसरी चीज़ ये कि अब क्या जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि इस नहज पे पहुंच गए हैं कि बांग्लादेश, जिसको हम समझते थे कि हमारे आगे कोई टीम नहीं है, उसने हमें हरा दिया, वाइट वॉश कर दिया आपकी सरजमीन पर। इस्तीफ़ा आएगा मोहसिन नकवी साहब का और आप समझते हैं कि वही सारी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, बड़े पैमाने पर और भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है? देखिए आमना, आपने तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की कि सियासत का बिल्कुल गढ़ बन गया है। मैं ऐसी इन लाइट मूड कह रहा हूँ कि अगर लाइटर नोट में कि जिसको क्रिकेट संभालना था वो सियासत में घुस गया, वो उधर नाकाम है, और जिसने सियासत में घुसना था वो क्रिकेट में घुस गया, उधर नाकाम है। तो ये शायद राइट मैन और राइट जॉब वाली बात है कि हमें उस बंदे को रखना चाहिए कि जिसकी क्रिकेट में कोई सूझबूझ हो, प्लानिंग हो, उसकी फुल टाइम जॉब। बिल्कुल, मैं ये आपने कोट कर दिया, मैं तो अभी कोट ही कर रहा था कि राना सनाउल्लाह का सबसे इंटरेस्टिंग बयान मुझे लगा, और राना सनाउल्लाह गवर्नमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं। मेरे ख्याल में खुद ही मैं ये समझता हूँ कि शायद मोहसिन नकवी खुद शायद छोड़ दें, या फिर उनसे कहा जाए कि आप इस्तीफ़ा दें। वाकई इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो फुल टाइम से भी ज़्यादा, वो 24 घंटों में से 25 घंटे का काम है, सिर्फ दे देना चाहिए। बल्कि अभी भी मैं आ रहा हूँ कि वो वेट करें कि उनको कहा जाए। जी। अब वो इतना फुल टाइम जॉब है, फिर साथ में क्रिकेट जो है वो भी आपको 24 घंटा। अब अगर आप जो है
2-3 लोगों के थ्रू कराएं और आप सिर्फ उस पोजीशन पे हो और आप न वो पूरा कर सकें जॉब, न वो पूरा कर सकें। मेरे ख्याल में ख़ुद भी मोहसिन नकवी साहब के लिए बहुत इम्तिहान है, बड़ा चैलेंज है कि इस वक्त वो दोनों जॉब्स में से, दोनों काम में से एक चूज़ कर लें। और बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, इखलाकन वो ख़ुद उसको छोड़ दें कि भाई मेरा काम ही नहीं है इंटीरियर मिनिस्ट्री का, मेरा क्या काम है, मैं तो जा रहा हूँ क्रिकेट को दोबारा से 24 घंटे से मैं बैठूँगा और उस चीज़ को एक चैलेंज है मेरे लिए। मैं इस टीम को इस तरह बनाऊँगा कि वो सीसा पिलाई वाली दीवार बनाऊँगा, ये मैं इस टीम को दोबारा बनाऊँगा, क्योंकि मेरे दौर में टीम इतनी तबाह हुई है। या वो कर लें या फिर किसी ऐसे छोड़ दें ताकि गवर्नमेंट ख़ुद किसी ऐसे बंदे को ले आए, सिफारिश से हट कर किसी ऐसे बंदे को ले आए कि जो कौम का फ़ख्र जो है दोबारा बुलंद कर सके। ये हमारे ग्रीन शर्ट्स और उम्मीदें वाबस्ता होती हैं बहुत ज़्यादा। जो खेल के लोग होते हैं वो तो जज्बाती होते हैं, वो तो टीवी के सामने बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कब मैच शुरू हो, क्या कारकर्दगी, और जो ही कारकर्दगी अच्छी होती है तो वो खुशी से पागल हो रहे होते हैं, और अगर कारकर्दगी नीचे नोज़ डाइव हो जाए तो फिर वो जो है वो अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को इसको नोटिस लेना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे पहले तो वो ख़ुद देख लें कि 2 में से एक का चूज़ करके वो कर लें, और उनके हक़ में बेहतर है कि मेरे ख़्याल में वो क्रिकेट छोड़ दें, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री रखें क्योंकि वो सेनेटर भी हैं, और क्रिकेट के लिए छोड़ दें और क्रिकेट के लिए बिल्कुल मेरिट पर कोई बंदा ले आएँ। अब बात आ गई है मैं उस पर कारकर्दगी पर, और अगर कारकर्दगी आगे नहीं दिखाई गई तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बुरा होगा, ये आगे मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म के लिए बुरा होगा। एक वो नहीं कहते हैं कि ब्रिंग अ बैड नेम, तो वो अभी बहुत ज़्यादा वो हो गया है। अब उसको अगर ये एफ़र्ट नहीं भी करेंगे, अगर एफ़र्ट कर भी जाते हैं, उनकी अगर कोई थोड़ी बहुत क्रिकेट में बेहतरी नज़र आएगी, लोग क्रेडिट इनको जाएगी क्रेडिट के ये कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही जो है वो शायद मेरा वो क्या कहते हैं कि मेरा मुंडा या मेरा लड़का वो दूसरे लड़का उसका वो उसको आप जो है उस तरह करें, और उसको कोई जो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाता और आप उसको जो है ना फिर उसको बाद दोबारा उसको फिर रख रहे हैं, फिर आजमा रहे हैं और अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो फिर आप यहाँ वहाँ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं। ठीक है, एहतशाम साहब साबिक चीफ सेलेक्टर साहब भी इस हवाले से बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी बाबर आजम साहब को भी बड़े हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उनको भी बड़ा हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। कहते हैं जी ज़िद्दी हैं, अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन करते हैं और मज़ाहमत करते हैं अगर किसी और नाम के हवाले से कहा जाए। उनके हवाले से भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी पाई जा रही है। बाबर आजम के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन में, कितने ज़िम्मेदार हैं वो बीइंग कैप्टन? और दूसरा अगेन वही इनएक्सपीरियंस्ड लोग अगर आप लेकर आ जाएंगे जिसका काम उसी को साजे, तो मोहसिन नकवी साहब इतनी तनकीद का सामना कर रहे हैं, बैठे क्यों हुए हैं अभी तक यहाँ पर? क्या समझते हैं आप? देखें, शहजादा साहब ने बड़ा मासूमाना सवाल किया है और ये सोच लिया है कि जी शायद मोहसिन नकवी साहब रिज़ाइन करके चले जाएंगे और उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। इस मुल्क में कोई रिज़ाइन नहीं करता। आपको याद है शेख रशीद साहब एक ज़माने में रेलवे मिनिस्टर थे, हादसा हुआ था रेलवे का, 70-80 आदमी गालिबन अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उनसे कहा गया कि शेख साहब आप जिम्मेदारी लेते हुए आप इसे रिज़ाइन करेंगे? उन्होंने कहा जी मैं क्यों रिज़ाइन करूँ, मैं कोई इंजन ड्राइवर हूँ, मैं चला रहा था इंजन को, मैं रिज़ाइन करूँ? तो देखें ये तो कल्चर ही नहीं है हमारा। ये कल्चर आमना जो सियासत में था ये हमारा ये पॉलिटिक्स में और स्पोर्ट्स में भी आ गया, अपना आदमी कल्चर कि अपने लोगों को नवाजना है, अपने लोगों को बिठाना है। आपको याद है नजम सेठी साहब PMLN के ज़माने में बड़ा अरसा रहे हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन। अभी इनकी हुकूमत के दौरान ही चेयरमैन थे और बड़ी लड़ाई हुई इस पर हुई सियासी तौर पर। जब पीपल्स पार्टी ने कहा, इसी दौर की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने कहा और जरदारी साहब ने स्टैंड लिया कि भाई हमारे पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारे पास है, तो स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन आप क्यों लगाएंगे, हम लगाएंगे। वो तो फिर वो मेरा ख्याल है हार माननी पड़ी, तो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब है नजम सेठी साहब, पीछे हटे। अब देखें दो चीज़ें हैं, ये बड़ा लिक्रेटिव किस्म का जॉब है। पाकिस्तान की मेरा ख्याल है 2-4 बड़ी कॉरपोरेशन जो पैसा कमाती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं, ये उनके मुकाबले में ज़्यादा पैसा कमाते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड, इतना इसमें पैसा है। तो ज़ाहिर है 35-40 हज़ार रुपया मोहसिन नकवी साहब की तनख्वाह भी है और बहुत सारे कि आपको ऑब्लाइज कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, किसको रखना है किसको नहीं रखना। ये अपना आदमी कल्चर इस मुल्क को ले डूबा है।
अब देखें, मुझे लाइटर नोट पे मैं बात करूंगा। हम ना 80s 90s में पीटीवी में एक ड्रामा आता था 50-50, उसमें दिखाया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम किस तरह खेलती है कि एक साहब 1 डाउन जाने के लिए पैड बांध के बैठे हुए हैं कि अब बंदा आउट होके आएगा तो मुझे जाना है, तो वो सिगरेट पी रहे होते हैं। तो जब पहला बंदा आउट होके जाता है तो उन्होंने जाना होता है, तो अपना सिगरेट दूसरे आदमी को पकड़ाते हैं, कहते हैं यार पकड़ो मैं अभी वापस आ रहा हूँ। मतलब उनका मतलब है कि मैंने भी आउट हो जाना है, मैं वापस आके अपना सिगरेट पूरा पीऊँगा। अभी तक वही इस तरह की सूरत हाल है इस वक्त। कौम का वही चल रहा है, कौम का गम और गुस्सा अपनी जगह पे है। अब आगे बाबर आजम की देखें, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। विराट कोहली का पीरियड एक ज़माने में आया था, उनके पास बुरा वक्त आया, फिर मुझे याद है बाबर आजम ने उनको एक ट्वीट किया था, मैसेज भेजा था, कोई बात नहीं वक्त भी गुजर जाएगा। भाई उनका वक्त गुजर गया, आपका वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर दूसरी बात है जो बांग्लादेश से हारने वाली बात है ना, हम ना देखें होम ग्राउंड पे इनके लीडर, इनके खिलाड़ी कहते हैं जी हम पिच को समझ नहीं पाए। वो जनाब बांग्लादेश से आके पिच को समझ गए, जो हमेशा खेलने वाले इनको पिच को नहीं समझ सके। मेरा ख्याल है वक्त आ गया, अकाउंटेबिलिटी की जाए, सर्जरी की जाए। और ये जो जिन बुनियादों में खिलाया जाता है, मैं नाम नहीं ले जाता, अभी वर्ल्ड बैंक में एक हमारे खिलाड़ी, आप सब उनको जानते होंगे, उनके साहबजादे खेलते रहे, इतने मोटे हैं और कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। अभी आप देख लें जिस तरीके से अमेरिका से आप हारे, उसके बाद उसी वर्ल्ड बैंक में आमना 115-16 स्कोर हिंदुस्तान ने बनाए थे और सारे तज्जियाकार कह रहे थे 97% वहाँ पे आ रहा था पाकिस्तान जीतेगा, 3-4% पे हिंदुस्तान था। वो किस तरीके से पार्ट जिसकी उन्होंने बाजी पलटी और वो जीत के आ गए। सवाल ये है कि जी इस स्टेज पे हमारे लोगों को माजत के साथ, वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ये कहाँ चली गई है? मतलब कौम रो रही है, पीट रही है और कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि जी हमने उनको बिठाया, 2 ओहदे दे के तो कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा ख्याल वक्त आ गया कि लोग एक ही एक रह गई थी जिसपे हम प्राइड लेते थे, क्रिकेट, अब उसका भी जनाजा निकलता चला जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कुछ लोग तो अब कहना शुरू हो गए नहीं पाकिस्तान में इसको बैन ही कर दिया जाए, क्योंकि आप आमना देखें लोग जो मैच देख रहे होते हैं, आप यकीन करें बाज़-औक़ात तो कई एक पाकिस्तानियों के बारे में आता हार्ट अटैक से मर भी गए, माजी में भी मरे हैं देखते ही देखे मैच। भाई इतनी लोगों का इसका शौक है देखते। सर वो माजी में तो उस वक्त था, अब ये हम देख रहे हैं दिन ब दिन ये जो शौक था ना, ये इतने हम मायूस हो चुके हैं कि अब लिटरली अब हम उससे फॉलो ही नहीं करेंगे। बाबर आजम पे कहूँगा जी, बाबर आजम पे आदमी ये बात कहूँगा कि बाबर आजम को खुद रिजाइन कर देना चाहिए, इसलिए कि ना वो कैप्टनसी दिखा पा रहे हैं, ना ही अपना मैच प्रॉपर तरीके से खिलाड़ी के तौर पे अपने आप को खेल पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है टीवी कमर्शियल्स में वो ठीक-ठाक टीम बनाई जाए। ठीक है, चलें शाह साहब आपकी जानिब आ रहे हैं। तो अब ये जी और हवाले से भी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, अब उनका मैं क्या नाम लूं, लेकिन छोड़ देते हैं उनको। ठीक है शाह साहब, आने वाले दिनों में डू यू सी एनी चेंजेस? ये जिस तरह से अब एक हम देख रहे हैं एक प्रेशर तो आ चुका है मोहसिन नकवी साहब पर, एक क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पर हो, बीट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो आपका, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं, ना सिर्फ मोहसिन नकवी, फिर बाबर आजम के भी इस हवाले से काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कंट्रोवर्सी पाई जा रही है उस हवाले से लेकर कि भाई इनको चेंज क्यों नहीं किया जा रहा, मुस्तकिल बुनियादों पर हम उनकी कारकर्दगी देख रहे हैं। आने वाले दिनों में आप थोड़े होपफुल हैं कि कुछ चेंजेस आएंगी, कुछ बेहतरी की जानिब हम जाएंगे? क्योंकि अब तो इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि इससे आगे तो हम और क्या ख़राब कारकर्दगी या बुरा देख सकते हैं। हम ना एक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम शायद शुक्रगुजार होगी कि हो सकता है इंडियन टीम जो है इनकार कर दे पाकिस्तान आने से, ये मैं शायद वो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जो कुछ बांग्लादेश ने किया है यहाँ पे, मेरे ख्याल में हम ये नहीं कहते कि इनकी कारकर्दगी ख़राब रही है। बांग्लादेश बड़ा अच्छा खेला है और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और मेरे ख्याल में अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने और उन्होंने नॉकआउट किया है हर शोबे के अंदर। अब वो सोचने वाली बात यह है कि 12 करोड़ की आबादी में अगर मोहसिन नकवी साहब एक वाहिद इंटेलेक्चुअल हैं जो कि सेनेटर भी हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी चलाते हैं और वो जो है वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ों के भी वो एडवाइज़र्स हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो फिर जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि या तो नवाज़ शरीफ साहब बड़े मजबूर हैं या फिर उन्होंने वैसे एक बात की है ना लाइटर नोट कि हम कौम को सलूट करना चाहिए। वैसे सलूट वाले मसले पे ज़रा सा मैं डॉक्टर साहब से इख्तिलाफ़ करूँगा, क्योंकि ये सलूट वाला मुहावरा यहाँ पे सेट नहीं बैठता, और लगता मुझे यही है कि शहबाज शरीफ साहब भी सलूट ही करते हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब को, और उसके बैकग्राउंड में रीज़न भी है कि शायद उनका भी इख्तियार नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि देखें आप, ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसमें जहाज़ उड़ाने के लिए हमें रिक्शे का ड्राइवर चाहिए होता है और ट्रेन चलाने के लिए हमें साइकिल चलाने वाला चाहिए, तो यही हमारे निज़ाम का मेरे ख्याल में बदकिस्मती है। दूसरा, इसमें मुझे एक और चीज़ भी शायद इस पर भी गौर करना चाहिए, ये तो हो गया शिकस्त खा गई, ज़िम्मेदार कौन है, चाहे बाबर आजम है या चाहे वो मोहसिन नकवी साहब की सिलेक्शन है, इससे आगे की सोचते हैं। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है कि हम
वर्ल्ड कप के बाद मुसलसल हार रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ तो एक और टैग भी रहा है ना कि हम जानबूझ के भी हारते रहे। तो इस हवाले से शायद कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि हमारे यही खिलाड़ी जब वो IPL में और PSL में और इसके साथ साथ काउंटी में जाके जब लाखों डॉलर्स कमाते हैं, तो उस वक्त उनकी कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त होती है। वो हैट्रिक्स भी करते हैं, वो 6 छक्के भी लगाते हैं। जब बात आती है मुल्क की, तो वहाँ देखिए इख्तिलाफात की बात मैं नहीं कर रहा, मैं इख्तिलाफात की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ। आप इस बात को क्यों रद्द करना चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों के अंदर और हमारे ऑफिशियल्स के अंदर भी और हमारे जो सेलेक्टर्स हैं उनके अंदर भी पैसे कमाने की लत बड़ी ज़बरदस्त है। आप कैन नॉट रूल आउट कि वाकई ये मैच हरवाए गए। मैं मतलब एक स्पेकुलेट नहीं कर रहा, आप देखिए कहीं ना कहीं से कोई लिंक आपको नजर आएगा। देखिए बदकिस्मती क्या है, फिर वही बात है कि आपके जो ओलंपिक्स के सदर थे वो पिछले 25 साल से यहाँ बैठे हुए थे, जर्नैल साहब, उनके हाथों सारी ज़िंदगी वो अरबों रुपए कमा के चले गए, लेकिन आपके ओलंपिक्स का ये हाल है कि आप जो है 6 खिलाड़ी भेजते हैं और एक अरशद नदीम को अल्लाह जो है वो खुशियाँ देकर उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक इनाम जीता। मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब रिजाइन कर दें। अब तो सवाल ये पैदा होना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को उसका क्रेडिट जाता है, जिनको कहा जा रहा था कि आपका विजन है सर, सिलेक्शन गलत क्यों थी जी। देखिए जी, मैं विजन बहुत ज़बरदस्त विजन है, मैं विजन पे एतराज़ नहीं करता, लेकिन इस टीम के ऊपर कौम का पैसा खर्च होता है। आपने हॉकी का अंजाम देख लिया, आपने स्क्वाश का अंजाम देख लिया, आपने रेसलिंग का अंजाम देख लिया, आपने बॉक्सिंग का अंजाम देख लिया। आपके बॉक्सिंग के खिलाड़ी आज जो है सब्जी मंडियों में मजदूरी कर रहे हैं। आपके यहाँ बॉक्सिंग के जो चैंपियंस थे वो गैर ममालिक में जाके वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। आपके हॉकी के खिलाड़ियों का हाल क्या है? स्क्वाश, खैबर पख्तूनख्वा स्क्वाश के लेजेंड्स की सरजमीन थी। हाशिम खान, जहांगीर खान, जानशेर खान, कहाँ हैं हम लोग? मेरे ख्याल में देखिए ये जो गैर ज़रूरी मुदाखलतें हर चीज़ के अंदर है ना, उसने आज पाकिस्तान का बेड़ा यहाँ तक गर्क किया हुआ है। और मैं तो देखिए आखिरी जो चीज़ है, आप कह रहे थे, शहजाद साहब ने मशवरा दिया कि जनाब आप क्रिकेट छोड़ के जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री को देखें। मैं तो कहता हूँ खुदा का वास्ता मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, आप यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के सदरन डिस्ट्रिक्ट में बाहर नहीं जा सकते। चले तो क्या ये मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब की जो है जिम्मेदारी नहीं है? मैं तो ये समझता हूँ, देखिए जो बंदा इनकॉम्पिटेंट है उसे मेरे ख्याल में खुद ब खुद ही कौम को चाहिए उठा के बाहर फेंके। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब क्विकली ऐड करें, हम ब्रेक के जाने जाएंगे। ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने अभी ये कहा था कि जी इनको निकालना चाहिए। सवाल ये है कि जब राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि शुक्र करें कि इन्होंने वजीर आजम का ओहदा नहीं मांगा, वो भी इनको मिल जाता, तो मसलन एक ऐसे शख्स से क्या हम मुतालबा करें, अखलाकियात की बात करें। और फिर जो बहुत अच्छी बात की, एक ओहदा, अरे भैया दोनों ओहदे उनके तबाह हाल हैं, दोनों में वो नाकाम है, दोनों की तबाही हो रही है, कैसे एक ओहदा रख लें यार? ताज्जुब की बात है कि एक ऐसा शख्स जो कि मुकम्मल तौर पर वो हर शोबे में नाकाम है। एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब नाकाम हुआ, चैनल से लॉन्चिंग हुई उनकी। चैनल 24 कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है जिसको लेके महीनों मसला आप चलते रहे, वहां आप माजरत के साथ नाकाम रहे। तो जब आप अपने चैनल पे नाकाम रहे तो फिर भाई इंटीरियर मिनिस्टर आपको दे दें एक संभालने, पीसीबी में अरबों रुपए, अरबों खरबों रुपए हैं जी। तो ये है कि और ये निकालेगा कौन इनको? एग्जैक्टली वो सारी परफॉर्मेंस हमारे सामने है। अब देखते ही हैं कि किस तरह मोहसिन नकवी साहब इस सिचुएशन को टैकल करते हैं, क्योंकि पहले तो जनाब जब जैसे T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद सारा मलबा डाल दिया गया जी, टीम में इख्तलाफात हैं, अब बड़ी पैमाने पर सर्जरी होगी। सर्जरी की बातें हम देख रहे हैं कि उसका क्या हाल बना, उसके बाद ज़्यादा तबाहाली हमने देखी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद अहम इशूज़ उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक। मुल्क में तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के बायस हुकूमत मुसलसल तनकीद की जद में है और बज़ाहिर इसी तनकीद से बचने के लिए पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों में 2 माह के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जिस पर दीगर सूबों से तनकीद भी शुरू हो गई। जबकि हमारे तज्जियाकारों का भी कहना था कि बिजली के शोबे में सब्सिडीज देना मसले का हल नहीं, बल्कि इससे मजीद मसाइल जन्म लेंगे, क्योंकि बिजली की पैदावारी लागत कम नहीं हो रही और मसाइल इसी वक्त हल होंगे जब एनर्जी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम की जाए। और अब IMF ने भी पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजली बिल्स पर 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ देने के लिए सब्सिडी की फराहमी 30 सितंबर तक ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मज़ीद 3 नई शराइत आयद कर दी हैं, जिनके तहत IMF के 37 माह के $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत ऐसी कोई सब्सिडी या कोई एक्शन नहीं ले सकती। अब एक तरफ IMF की कड़ी शराइत हैं, दूसरी जानिब ये खबर भी सामने आ रही है
कि वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए ठोस इकदाम का फैसला कर लिया। IPP से मुआहदों पर नजरसानी, सरकारी पावर प्लांट्स के मुनाफे में कमी और कुछ पावर प्लांट्स को मकामी कर्जों के अदायगी के जरिए अदायगियों भी मंसूबों का हिस्सा है और पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज की यकमुश्त अदायगियां भी इस वक्त ज़ेरे गौर है। सारी सिचुएशन हमारे सामने IMF की जानिब से जो कहा गया कि आप कमिटमेंट को जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर जो सिचुएशन अब सामने कड़ी शराइत आई हैं, उसको देखते हुए हुकूमत के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है या चैलेंज बन चुका है अब इस तरह का कोई रिलीफ देना। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं ये बड़ी, चूँकि हम ये भी एक जानिब देख रहे हैं कि हमने बेल आउट पैकेज लेना है, उसके लिए हमें डेट्स नहीं मिल रही, हमारी जानिब से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कोशिश कर रही है, दूसरी जानिब IMF की जानिब से ये बड़ी तनकीद का सामना भी रहा है। हमने वक्त हमारे पास बड़ा कम है, मैं जल्दी में आपको 2-3 बड़ी अहम बातें बता दूंगा, उसमें ख़बर भी और तजिए भी आ जाता है। देखिए IMF जिस तरह ऑपरेट करता है उसका तरीक़ाकार क्या है, ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हमारे साथ, इजिप्ट के साथ, बाकी लोगों के साथ क्या होता है। हम जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी लिए, तो उसके लिए होता क्या है कि IMF का एक सबसे पहले एक मिशन आता है, वो स्टाफ लेवल का एक मिशन होता है, वो आके पाकिस्तानी अदारों के साथ बात करता है और इसमें बड़ी सॉलिड बैकग्राउंड के प्रोफेशनल गो बाय द बुक लोग होते हैं। वो सही मानों में दानेदारी से कहा जाता है कि वो सारी चीज़ें तय करते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं, फिर आगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड को रिपोर्ट देते हैं, फिर फैसले होते हैं। यही इस दफ़ा हुआ कि $7 बिलियन के नए लोन के लिए पाकिस्तान ने 12 जुलाई को उनका वफ्द पाकिस्तान आता है, यही स्टाफ लेवल मिशन आता है, वो सब तमाम लोगों से मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिलता है, उसके बाद स्टेट बैंक और बाकी लोगों से मिलने के बाद सारी तसल्ली करने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट देता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पाकिस्तान के हक़ में तय करता है और रिपोर्ट दे देता है। उसके बाद खबरें आती हैं कि जी पाकिस्तान को लोन मिल जाएगा। और फिर आपने देखा हमारे 2 दफ़ा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह चुके हैं जी अगस्त में हमें लोन मिल जाएगा, अप्रूवल हो जाएगी, नहीं हुई। अब असल मसला क्या है, उसके बाद इन्होंने इसके बाद क्या किया, नई शराइत रखना शुरू कर दी कि जी $12 बिलियन का आपका जो रोल ओवर लेना है आपने चाइना, UAE और सऊदी अरब से वो लें, वो पाकिस्तान ने ले लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये $2 बिलियन की अभी भी आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रहती है, उस पर $800 मिलियन सऊदी अरब से तय हुआ डेफर्ड पेमेंट, बिल पे तेल मिलेगा, 1.2 बिलियन वो दे देंगे। अब ये सारी चीज़ें तय हो गई, ऑल ऑफ ए सडन ये 3 शराइत जो है IMF की आ जाती हैं। क्यों आती हैं? अब असल बात है, ख़बर वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। अब वो जो लोग इससे डील करते हैं सारे मामले से, वो कह रहे हैं कि ये एक सियासी मसला है, क्योंकि IMF में अमेरिका में एग्जैक्टली 8,31,000 वोटिंग शेयर्स हैं। वो जो सबसे ज़्यादा पैसा वो क्यों देता है, इसलिए वो अपनी शराइत भी मनवाता है। तो ये उनके कहने पर उन्होंने कहा कि जी आप नई शर्त लगाएं, पाकिस्तान को भी लोन नहीं देना। शर्त के आमना खबरें ये है कि वो अभी डोनाल्ड ब्लूम से भी आज मुलाकात की, इसहाक डार साहब ने यही बातें हुई। वो ये कह रहे हैं कि जी आप चाइना से पीछे हट जाएं और आप हमारे साथ मिलें, गवादर को जिस तरह वो लेना चाह रहे हैं वो उनको लेना बंद करें, नहीं देना आपने, CPEC को बंद करें। और हम पाकिस्तान पहले गया चाइना के पास इस मुश्किल हालात में, तो चाइनीज़ ने क्या काम ना, सुनने बड़ी गौर की इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको शायद नहीं कोई बताएगा। चाइनीज़ का मसला ये हो गया कि उनकी इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई है कि $1 ट्रिलियन का ये BRI प्रोजेक्ट जो है ना, उसमें से $900 बिलियन वो उन्होंने बैड डेट डिक्लेयर हो गया। तो वो पागल हो गए कि क्या करना चाहिए। $2 ट्रिलियन उनके रियल स्टेट में डूब गए, $1 ट्रिलियन उनका एक अपना रेलवे का प्रोजेक्ट वो नहीं चल पाया, तो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे माजत कर लिए कि हम नया लोन नहीं दे सकते। दूसरी तरफ अब फंस गए अमरीकियों के आगे, अमरीकी अपनी शराइत रख रहे हैं और इत्तलात ये है, वो कहते हैं कि ये सियासी मसला है। आज मेरी एक साहब से बात हुई, कहते हैं पाकिस्तान को अमेरिका की शराइत माननी पड़ेगी। देखिए जिस जगह हम पहुंच गए उनकी सख्त शराइत मानेंगे, क्या होगा ये आप देख सकती है, फिर आगे चल के बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। डॉक्टर साहब देखिए, आपने जो सवाल उठाया उसके ऊपर आ जाता हूँ मैं, और वो ये है कि ये जो वादा था उनका पंजाब की वज़ीर आला जो आजकल है मरीम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब कि जी हम हुकूमत में आएंगे तो 300 और 200 यूनिट आवाम को फ्री देंगे, तो ये उनका वादा था। लेकिन फिर हमने देखा कि जनाब बहुत प्रेशर आया, तो अब डेवलपमेंट फंड से कटौती करके आपने सिर्फ 2 महीने के लिए पंजाब में जो लोग 500 यूनिट से कम हैं उनको आप रिलीफ दे रहे हैं। और इस पे फिर सवाल आ गया है कि जनाब सिंध में भी होना चाहिए, बलूचिस्तान में भी होना चाहिए, KPK में भी होना चाहिए, और एक लड़ाई शुरू हो गई। ये तो है पॉलिटिकल इश्यूज, जाहिर है हर आदमी अपना, और फिर कहते हैं हम जी करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जी IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में आप डेवलपमेंट फंड की कटौती करके किसी मद में सब्सिडी नहीं दे सकते।
अगर आपको किसी को रिलीफ देना है तो आप दें रिलीफ, और उसका तरीक़ेकार ये है कि आप चोरी ख़त्म करें, आप प्राइवेटाइजेशंस करें, आप टैक्स लें, आप टैक्स के ऊपर प्रेशर डालें, आप इस तरह से के। क्योंकि एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, IMF जो इस बुनियाद पर जब एग्रीमेंट करती है, और इसका ये वाला एग्रीमेंट भी तकरीबन हो चुका है और ये मामला तकरीबन सॉल्व हो चुके हैं, इसके बावजूद कि इंटरनेशनल इश्यूज अपनी जगह मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान को ये $6 बिलियन बगैर किसी प्रेशर के, बहुत बड़े प्रेशर के मिल जाएगा जो लग रहा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपनी उस एग्रीमेंट से नहीं हट सकते, क्योंकि डिक्टेशन तो नहीं की है, बजट तो नहीं बनाया, और एग्रीमेंट आपने एग्री किया है कि जी हम सब्सिडी नहीं देंगे, हम जो है वो इस तरीके से डेवलपमेंट फंड को तोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ से फंड नहीं। हाँ, वो कहते हैं कि भाई अगर आपने रिलीफ देना है तो ज़रूर दीजिए, टैक्स उन पे लगाइए जिनकी जिम्मेदारी है, उन पर आप कीजिए। जैसे अभी वजीर खजाना ने एक बड़ी अच्छी बात की, कह लेंगे जी ये जो रिटेलर हैं या ये जो आपके परचून वाले हैं, ये दूसरे प्रेशर डाल रहे हैं कि हम पर टैक्स नहीं लगाया जाए, तो हम तो लगाएंगे, क्योंकि अगर इन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो फिर दूसरों पे लगाया जाएगा। देखिए IMF आपको रोकता नहीं है। IMF का अगर एग्रीमेंट आप निकालें, पढ़ें, चंद चीजें मेरे पास भी आई हुई हैं, मैंने भी पढ़ा हुआ है, वो आपको कहते हैं कि आप अपने गरीब लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको जो बेनिफिट देना चाहें दें, लेकिन हमारा कर्ज वापस करें, और हमारा कर्ज वापस करने के लिए आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा, और अगर आप ये स्टेप नहीं लेते हैं और अपने लोगों को आप बेजा रिलीफ देते हैं तो हमारा लोन वापस नहीं, श्योरिटी नहीं होगी फिर, और उसका नतीजा ये होगा कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे और हम फिर आपको कर्ज नहीं देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पंजाब वाला वाक़या हुआ है, अब सिंध और बलूचिस्तान और KPK तो मज़ा कर रहा है, और जो 2 महीने का था वो भी नहीं, 50 अरब रुपया इन्होंने इन्वेस्ट किया था। सवाल ये है कि आप जब तक अपनी पाँव पे नहीं खड़े होंगे, आप उन लोगों को जिनके ऊपर टैक्स नहीं है और वो चोरी जो बहुत बड़ी तादाद में 1200 अरब की है उसको नहीं कवर करेंगे, और अपने हलक पर आप अपनी गर्दनों पे जो बैठे हुए ऊपर अहम तरीन लोग हैं, इनकी मफादात का ख्याल रखेंगे, तो फिर तो ये चीज़ें होती रहेंगी। इस तरह के यूनिलैटरल जो एक्शंस है वो सूबे नहीं ले सकेंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी इसमें से रिलीफ दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए रूम है, किस तरह से लेना, ये माइंडफुली आपने इसके हवाले से कोर्स ऑफ एक्शन बनाना है। जी शाह साहब, इस हवाले से आपका टेक। देखिए, मेरे ख्याल में IMF का एक विशियस साइकिल है, और वो आपको कोई अल्लाह के नाम पे कर्ज दे नहीं रहा, और जिस तरीके से कि इंटरनेशनल मैकेनिज़्म है उसके तहत पाकिस्तान जैसे मुल्कों को जहाँ पर अशराफिया हुकूमत करती है वो लोन दे दे के मज़ीद इसी तरह आपाज बनाना उनका मेन मकसद है, जो IMF के जितने फाइनेंसर हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो एंगल आप देख रहे हैं, या वॉर ऑन टेरर था या उसके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हम क्यों इस बात को डिस्कस नहीं करते। मेरे ख्याल में उनका हर वो कदम जो आपको मज़ीद फाइनेंशियल डिग्रेडेशन में लेके जा रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस में लेके जा रहा है, ये IMF का बेसिक मिशन है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप अपने पाँव पे नहीं खड़े होते तो सारी उम्र जो भिखारी हैं वो तो जाहिर बात है भीख अपनी मर्जी से नहीं मांग सकते ना, भीख देने वाले की मर्जी से आपको कि वो किस तरीके से भीख देता है। सर आपसे माजरत के साथ फेंकता है या वो आराम टाइम कम है, मैं चाहूंगी जुल्फिकार साहब भी इस पे अपना टेक देते हैं। सर वक्त की बहुत कमी है, जुल्फिकार साहब क्विकली। बस मैं तो इतना, शायद टाइम ही बिल्कुल कम बचा और शायद कुछ पूरा मिनट भी ना हो शायद मेरे लिए, लेकिन मैं इतना सिर्फ कहूँगा जो बातें की हैं। देखिए, ये IMF की बिल्कुल शराइत हैं, और उनके पास गवर्नमेंट के पास जो है डीप सी और डेविल वाली सिचुएशन है, क्या करे आगे। अगर उन चीज़ों पे आगे जाता है तो पीछे वो IMF है, आगे लोगों को रिलीफ देना है, आप वादा करके आए हैं, और सूबों की रिलीफ, सूबे अपने जो उससे सब्सिडी दे रहे हैं उस पर भी इतराज़ है, क्यों उनको एक खदशा हो जाता है कि आप कर्ज वापस नहीं कर सकेंगे। असल पर्पज़ ये है कि आप अपने पाँव पर ख़ुद खड़े हों, अपने रिसोर्सेज खुद कमाएं, और हमसे कर्ज लेने की पोजीशन आप हो भी ना, आप कर्ज भी हमसे ना लें। ये चीज़ें हमें इस तरह मेरे ख्याल में तो उनके लिए मुश्किलात हैं।
55 अरब रुपए की आप देखें कि उन्होंने वन टाइम सब्सिडी ख़त्म करने के लिए बलूचिस्तान के जिम्मेदारों को दी हैं, जो 2800 ट्यूबवेल हैं। 2800 ट्यूबवेल पे वो कहते हैं कि 55 अरब रुपया के हम आपको सोलराइज कर देते हैं, आप हमारी जान छोड़े ना, सूबा आपको सब्सिडी देना, बाकी गवर्नमेंट आपको। मैं आपसे माजरत करूंगी, तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त है, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।